प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत का इतिहास में अपना लेसन चल रहा था। खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जिसके बारे में पुनः रिपीट करता हूँ मैं। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा व ससुर की हत्या कर खिलजी वंश का अगला शासक बना था, जिसका शासनकाल माना जाता है 1296 से 1316 ईस्वी, यानी लगभग 20 वर्ष तक इसने शासन किया। इसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था, जिसके पॉइंट बताए थे मैंने। विद्रोह व उनका दमन, यानी जो विद्रोह हुए थे उनके कारण क्या थे, उनका निवारण किस प्रकार किया, इस टॉपिक में बताया था। इसके अलावा राजस्व व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए। एक तो 50% कर लगाया, यानी 1/2। इसके अलावा दीवान मुस्तक राज नामक नया पद सृजित किया, ताकि राजस्व विभाग में जो भ्रष्टाचार हो वो समाप्त हो सके। ऐसे कुछ सुधार किए थे। इसके अलावा सैनिक विभाग में सुधार, इसमें सिंपल है, हुलिया, दाग प्रथा। इसके बारे में मैंने बताया था कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन और ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। हुलिया व दाग प्रथा व सैनिकों को नगद वेतन देना इसने प्रारंभ किया था। इसके अलावा अब नेक्स्ट जो पॉइंट चलता है अपने, वो है बाजार व्यवस्था। ये भी 2 नंबर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि बाजार व्यवस्था क्या है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सबसे महान शासक माना जाता है। इसके समय आंतरिक विद्रोह भी थे, बाह्य आक्रमणों की भी समस्या थी, जैसे मंगोल व उनके आक्रमण। तो इसे क्या है, लगातार इसके अलावा इसने साम्राज्य विस्तार भी खूब किया था, बहुत बड़ा साम्राज्य था इसका। तो इसके लिए इसे क्या है, सैनिकों की संख्या की ज़्यादा जरूरत थी, यानी ज़्यादा मात्रा में सैनिकों की जरूरत थी। तो देखिए, तो इसने क्या किया, अब इसने एक ऐसी व्यवस्था की, मान लो 100 सैनिक है इसके पास। अब इसने क्या किया था, सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक माना जाता है। अब ये मान लो सैनिकों को, प्रत्येक सैनिक को 100 रुपए दे रहा है। यानी समझ रहे हो ना आप, सैनिकों की संख्या ज्यादा थी और सैनिकों को नगद वेतन देता था। उदाहरण के तौर पे मान लो कि 100 रुपए प्रति सैनिक को दे रहा है। अब इसे इस बात का एहसास था कि 100 रुपए जो मैं सैनिक को दे रहा हूं वो पर्याप्त नहीं है, यानी उससे उस सैनिक के परिवार का गुजारा मुश्किल है और इससे ज़्यादा वृद्धि नहीं कर सकता था, क्योंकि नहीं तो राजकोष के रिक्त राजकोष का भार था, यानी पैसों की समस्या थी। तो इसने क्या किया भाई, एक बाजार व्यवस्था लागू की। इस बाजार व्यवस्था के तहत इसने ऐसा प्रारूप तैयार किया कि सैनिकों को, यानी प्रति सैनिक को 100 रुपये मासिक जो वेतन मिलता है, उसी के अंदर अंदर वो अपने परिवार का गुजारा कर सके। जैसे अब बाजार व्यवस्था में इसने क्या किया, प्रत्येक वस्तु के दाम निर्धारित कर दिए। बाजार व्यवस्था में इसने क्या किया, प्रत्येक वस्तु के दाम निर्धारित किए। किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ सैनिकों के लिए, ताकि क्यों, सैनिकों को जो वेतन मिलता है उस वेतन से वो अपने परिवार का जीवन यापन कर सके, एकमात्र उद्देश्य था। तो अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था से क्या तात्पर्य है, सीधा सा आंसर है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के जीवन व्यापन के लिए बाजार व्यवस्था लागू की थी और इस व्यवस्था के तहत उसने प्रत्येक वस्तु जो उपभोग की वस्तु है उसके दाम निर्धारित कर दिए और इसके लिए
उसने एक सहना-ए मंडी नामक पदाधिकारी या कह सकते हैं कि विभाग का सृजन किया। इसका एकमात्र उद्देश्य था सहना-ए मंडी का कि तुम्हें तो सिर्फ इस व्यवस्था की देखरेख करना है। तीसरा, मुहानियान यानी गुप्तचर मुहानियान की नियुक्ति की। इसका भी मुख्य कार्य क्या था? इसका भी मुख्य कार्य ये था कि बाजार व्यवस्था की देखरेख करना कि कहीं कोई मिलावट या कम तोल के तो नहीं दे रहा है। तो देखिए, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य था सैनिकों के जीवन यापन में कोई समस्या ना हो जो वेतन दे रहा है, उसी के लिए उसने प्रत्येक वस्तु के दाम निर्धारित किए थे और इन पदाधिकारियों को नियुक्त किया था ताकि यहाँ पर कोई अव्यवस्था ना हो। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी खुद भेष बदलकर बाजार व्यवस्था का बाजार व्यवस्था में घूमता था और यह अवलोकन करता था कि कहीं कोई भ्रष्टाचार तो नहीं है। और यहाँ तक कि इसने कठोर निर्देश दे रखा था कि अगर कोई व्यक्ति कम तोलता है, क्योंकि दाम निर्धारित कर दिए, दामों में कोई व्यापारी वृद्धि नहीं कर सकता था, तो अब वो अतिरिक्त लाभ कैसे कमाए? तो वो क्या कर सकता था? वो कम तोल के सामान दे सकता था। तो इसका भी सख्त तोड़ निकाला अलाउद्दीन खिलजी ने। साफ आदेश दे दिया कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यापारी अगर कम तोलता है तो उसके शरीर के हिस्से से उतना ही मांस निकाला जाए जिसने उतने बेईमानी की है। यानी पूरी तरह से बाजार व्यवस्था इसने मजबूती के साथ पेश की। हालांकि इतिहासकार कहते हैं कि यह बाजार व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गई, लेकिन उसने जिस उद्देश्य के लिए यह बाजार व्यवस्था स्थापित की थी सैनिकों के लिए, वो सफल रही। और यह व्यवस्था दिल्ली व उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित थी। तो क्लियर है आपकी, बाजार व्यवस्था क्या है? सैनिकों के लिए, सैनिकों के जीवन यापन के लिए कोई समस्या न हो, इसलिए उसने वस्तुओं के दाम निर्धारित कर दिए और इन पदाधिकारियों को नियुक्त किया। और फिर भी इनके अलावा कोई बेईमानी करता, कम तोलता, तो उसके बराबर शरीर का मांस अलग कर दिया जाता। तो अब देखिए, इनके अलावा बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इन समस्याओं के पश्चात कुछ या बहुत कुछ साम्राज्य विस्तार भी किया। तो उसी का वर्णन अब इस लेसन में अपन करते हैं। साम्राज्य विस्तार। पहला विस्तार था उत्तरी भारत। तो उत्तरी भारत में देखिए, पहला है गुजरात, अभियान। ये किया था इसने 1258 ईस्वी में। गुजरात में इस समय शासक था कर्णदेव, शासिका कमला देवी और राजकुमारी देवल रानी। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन आक्रमण का उद्देश्य क्या था? आक्रमण का उद्देश्य ये था कि गुजरात का जो शासक था कर्णदेव, इसका जो मंत्री था जिसका नाम था माधव ने क्या किया? कर्णदेव के विरुद्ध, यानी अपने ही शासक के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी के पास गया और कहा कि आप गुजरात पर आक्रमण कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करता हूं। तो क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई नुसरत खां व उलग खां को इस अभियान पर भेजा
और इस अभियान के दौरान कर्णदेव पराजित हुआ। कमला देवी और देवल रानी जो कि पुत्री थी इसकी, इन दोनों की, तो कर्णदेव की सेना पराजित हुई। लेकिन कर्णदेव क्या किया, कर्णदेव ने देवल रानी अपनी पुत्री के साथ वो सकुशल राज्य से बाहर निकलने में कामयाब रह गए। अब बची कमला देवी, तो कमला देवी को अलाउद्दीन खिलजी के पास लाया गया और कमला देवी के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया। वापस रिपीट कर रहा हूँ, 1298 ईस्वी में गुजरात अभियान किया। गुजरात का शासक कौन था, कर्ण देवी, उसकी पत्नी कौन थी, कमला देवी, पुत्री कौन थी, देवल रानी। कारण क्या था, इसी के मंत्री ने विश्वासघात किया, अलाउद्दीन के पक्ष में चला गया, तो अलाउद्दीन ने अपने भाई नुसरत खां को भेजा। कर्णदेव व देवल रानी तो सुरक्षित निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन गुजरात की सेना पराजित हुई। कमला देवी को कैद कर लिया गया और अलाउद्दीन खिलजी के पास लाया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने उससे विवाह कर लिया। तो ये था गुजरात अभियान। और कर्णदेव और देवल दोनों कहाँ चले गए, दोनों देवगिरी चले गए, जिसके बारे में दक्षिण भारत अभियान के दौरान चर्चा होगी। तो अब इसके पश्चात सेकेंड रणथंभौर अभियान अपना राजस्थान से संबंधित टॉपिक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जिसकी वजह से राजस्थान में पहला साका हुआ। तो देखिए, पहले तो अपन आप ये चीज समझते हैं कि साका क्या है। तो देखिए, केसरिया प्लस जौहर और दोनों को मिलाकर मिश्रित रूप कहलाता है साका। केसरिया क्या होता है, राजपूतों द्वारा किया जाता है। यानी राजपूत क्या करते हैं, सिर पर केसरिया साफा बांध कर युद्ध भूमि में मरने मारने के लिए उतारू हो जाते हैं और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, तो उसे कहा जाता है केसरिया होना। और जौहर, पीछे से राजपूत महिलाएं क्या करती है, अपने प्राणों की आहुति दे देती है। जब उन्हें लगता है कि अब यहाँ पर हमारे राजपूतों को विजय प्राप्त नहीं होगी, अब अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए वो क्या करती है, फिर वो जितनी भी महिलाएं होती है जो दुर्ग के अंदर रहती है, वो जौहर करती है, यानी प्राणों की आहुति देती है। उदाहरण के तौर पर जल में कूदकर, धास अग्नि में कूदकर आदि। और इसी के मिश्रित रूप को कहा जाता है साका। ये चीज क्लियर होना चाहिए, तब आपको पता चलेगा भाई साका क्या है। अब देखिए, इसके पश्चात अपन रणथंभौर अभियान की ही चर्चा करते हैं। तो रणथंभौर अभियान में इस समय शासक था हमीर, और हमीर था चौहान वंश का। और हमीर, आपको बताना चाहती हूं चौहान वंश कौन था, गोविंदराज। और गोविंदराज कौन था, पृथ्वीराज तृतीय का तृतीय, यानी पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था और इसी का उत्तराधिकारी था हमीर। अब देखिए, अब क्या हुआ कि हमीर अपने हट के लिए प्रसिद्ध था। और कहा जाता है कि जैसे आप पिछले लेसन में अपन ने पढ़ा था कि 9 मंगोल यानी 9 मुसलमान, यानी जो मंगोल भारत में आके बस गए थे जलालुद्दीन खिलजी के समय, उन मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान लूट के बंटवारों को लेकर संघर्ष किया था नुसरत खां के साथ। और वे लूट का धन प्राप्त करके हमीर के पास चले गए थे, जिसमें मंगोलों का नेता था मोहम्मद खां। ये था मंगोल नेता। अब अलाउद्दीन खिलजी को जब ये पता चला कि
जिसने विद्रोह किया था मंगोल नेता मोहम्मद का, वो हमीर यानी चौहान वंशीय शासक रणथंभौर का जो शासक था हमीर, उसके दरबार में पनाह लिए हुए हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर के पास दूत भेजा कि आप इसे पुनः सुपुर्द कीजिए। तो हमीर ने साफ कह दिया कि मैं अपने शरण में आए व्यक्ति को किसी भी हालत में दुश्मनों को नहीं सौंप सकता। अतः अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई नुसरत खां व उलग खां के नेतृत्व में एक अभियान, सैन्य अभियान भेजा रणथंभौर पर। तो देखिए, रणथंभौर में कहा जाता है कि पहले आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का जो भाई था नुसरत खां, ये मारा जाता है। दुर्ग की दीवारों को तोड़ने के कारण उस समय बारूद में आग लग जाती है, उसी वजह से नुसरत खां मारा जाता है, जैसा इतिहासकार कहते हैं। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी पुनः आक्रमण करता है और आक्रमण करने के पश्चात कहा जाता है कि यहाँ पर रणमल व रतिपाल राजपूत सरदार थे, रणमल व रतिपाल, इन दोनों को अपने पक्ष में कर लेता है। यानी अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, कूटनीति का पालन करता है। वो हमीर के पास एक संदेश भिजवाता है कि मैं शांति समझौता करना चाहता हूँ। तो अलाउद्दीन खिलजी के पास हमीर अपने 2 राजपूतों को भेजता है और ये अलाउद्दीन खिलजी के पक्ष में हो जाते हैं, यानी हमीर के साथ विश्वासघात कर देते हैं। और इनकी वजह से किले में घुसने का गुप्त मार्ग अलाउद्दीन खिलजी को पता चल जाता है और इस प्रकार हमीर लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त होता है, यानी केसरिया प्राप्त करता है। और हमीर की जो पत्नी थी रंग देवी अपनी पुत्री पद्मला के साथ जौहर करती है। हालांकि और भी राजपूत महिलाएं थी, लेकिन जो 2 महत्वपूर्ण है, कौन कौन, रंग देवी अपनी पुत्री पद्मला के साथ जौहर करती। और देखिए जौहर कौन सा जौहर था, जल जौहर। राजस्थान का प्रथम शाका माना जाता है ये, जो 1301 ईस्वी में हुआ। और दूसरा, राजस्थान का प्रथम जल शाका कहाँ पे हुआ, रणथंभौर पे। दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रकार रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। अब देखिए, स्थापत्य होने के पश्चात, आधिपत्य स्थापित होने के पश्चात रणमल व रतिपाल व मोहम्मद खां। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी रणमल व रतिपाल को अपने दरबार में बुलाता है और उनके साथ ऐसा बर्ताव करता है जैसा वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। उनको कहता है कि जो व्यक्ति अपने मालिक के सगे नहीं हुए, तुम भला मेरा क्या साथ दोगे। अतः दोनों को मौत के घाट उतार देता है। अब बचा मोहम्मद खां, कौन था, मंगोल नेता। अब ये क्या करता है, इसे भी अलाउद्दीन खिलजी के सामने पेश किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी कहता है, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। मोहम्मद खां कहता है कि अगर मैं बच जाता हूँ, अगर आप मुझे रिहा कर देते हैं, तो सबसे पहला कार्य तो यह करूँगा कि तुझे मौत के घाट उतारूंगा और उसके पश्चात हमीर के ही वंशज को रणथंभौर की गद्दी पर बैठाऊंगा। तो अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित होता है और मोहम्मद खां को हाथी के पैरों तले कुचलवा देता है। इस प्रकार रणथंभौर का प्रथम जल शाका 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन के द्वारा किया जाता है। और इसी के साथ चौहान वंश का खात्मा हो जाता है। कौन सी शाखा का, रणथंभौर की चौहान वंश की शाखा का। अब देखिए, इसके पश्चात नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी महत्वपूर्ण है। अभी मैं इसे बिता रहा हूं मैं।
चित्तौड़, चित्तौड़ अभियान। यह अभियान 1303 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी भी बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था, इसीलिए उसे हर बार सफलता प्राप्त होती है। अब देखिए चित्तौड़, इस समय शासक था रत्न सिंह, जो कि कौन था? रावल साका, यानी अंतिम शासक था ये रावल साका का, मेवाड़ की। इसकी पत्नी थी पद्मिनी। तो कहा जाता है कि चित्तौड़ अभियान का कारण अलाउद्दीन खिलजी का एकमात्र उद्देश्य था पद्मिनी को प्राप्त करना, और इसके बारे में आपने अध्ययन पहले भी कर लिया होगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण दंत कथाएं हैं। जैसा मलिक मोहम्मद जायसी कहता है कि पद्मिनी सिंगल देश की राजकुमारी थी, बहुत सुंदर थी, और कहा जाता है कि रतन सिंह का जो एक पुरोहित था चेतन राघव को किसी बात से नाराज होकर रतन सिंह इससे दरबार से अपमानित कर बहिष्कृत कर देता है, और चेतन राघव अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है और अलाउद्दीन खिलजी को बताता है कि किस प्रकार पद्मिनी सुंदर है। तो अलाउद्दीन खिलजी इसे प्राप्त करने के लिए आक्रमण करता है 1303 ईस्वी में, और कहा जाता है कि 1303 ईस्वी के आक्रमण के दौरान कोई सफलता नहीं मिलती है। तो फिर क्या करता है कि अलाउद्दीन कूटनीति का प्रयोग करता है और रतन सिंह के पास संदेश भिजवाता है कि मुझे एक बार पद्मिनी की शक्ल दिखा दो, मैं पुनः अपने साम्राज्य लौट जाऊंगा। तय समझौते के तहत वो पद्मिनी की शक्ल कांच के द्वारा पानी में दिखाने का प्रयास करता है, और अलाउद्दीन खिलजी देख लेता है और उसके पश्चात रतन सिंह को कहता है कि मुझे बाहर तक छोड़ने आइए। जैसे ही बाहर जाता है रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी कैद कर लेता है। कैद करने के पश्चात कहा जाता है कि पद्मिनी के पास एक प्रस्ताव भेजा जाता है कि आप आइए और अपने पति को ले जाइए। तो पद्मिनी क्या करती है कि पालकी में सवार होती है और उसके पश्चात 1600 दासियों का एक बहाना करती है भी 1600 दासियां भी आ रही है, बल्कि उन पालकियों में सैनिक होते हैं। और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की छावनी में पहुंचकर वो सैनिकों को मार काट कर रतन सिंह को सकुशल ले आती है। अलाउद्दीन खिलजी एक राजपूत सरदार को अपने पक्ष में कर लेता है, महल के द्वार में प्रवेश कर जाता है, और कहा जाता है कि इस प्रकार पुनः राजस्थान का दूसरा शाखा होने की घटना प्रारंभ हो जाती है। और कहा जाता है रतन सिंह लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त होता है, और पद्मिनी अपनी 1600 दासियों के साथ अग्नि में कूदकर प्राणों की आहुति दे देती है। अब देखिए इसी चित्तौड़ के दौरान गोरा बादल का भी इतिहास जुड़ा हुआ है। गोरा व बादल कौन थे? इतिहासकार कहते हैं कि दोनों चाचा भतीजा थे। तो इस प्रकार ये भी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं, और चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। चित्तौड़ का नाम रखा जाता है खिजराबाद, और किसे सौंपा जाता है? अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र का। हालांकि कहा जाता है कि कुछ समय पश्चात, ये रावल शाखा का अंत हो जाता है यहाँ पर, और कुछ समय पश्चात कहा जाता है कि जालोर का शासक था कान्हड़देव, उसका भाई था मालदेव, जो कि अलाउद्दीन खिलजी की शरण में आ जाता है। तो क्या करता है, जब खिज्र का पुनः साम्राज्य चला जाता है चित्तौड़ को छोड़कर, तो चित्तौड़ का शासक बना दिया जाता है मालदेव को, जो कि जालोर के शासक कान्हड़देव का भाई था, जिसके उत्तराधिकारी को पराजित कर हमीर चित्तौड़ पर अधिकार करता है और सिसोदिया वंश की स्थापना करता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिसोदिया वंश का ही शासक था महाराणा प्रताप। तो चित्तौड़ पुनः मेवाड़, चित्तौड़ पुनः स्वतंत्र हो जाता है। किसके द्वारा? हमीर के द्वारा। कब? जब खिज्र का पुनः अपने साम्राज्य लौट जाता है मालदेव को वहां नियुक्त करके।
तो इस प्रकार तीसरा अभियान चित्तौड़गढ़ अभियान अलाउद्दीन खिलजी सफल रहता है। यहाँ पर भी बात हो जाती है कि विश्वासघात, यहाँ राजपूतों के विश्वासघात के कारण फिर अलाउद्दीन खिलजी को सफलता मिलती है, जिस प्रकार रणथंभौर अभियान के दौरान विश्वासघात हुआ था। अब देखिए इसके पश्चात नेक्स्ट जो अभियान है मालवा अभियान। मालवा मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र माना जाता है। यहाँ का शासक था महलक देव। पराजित होता है, मालवा पर भी अलाउद्दीन खिलजी का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। अब इसके पश्चात सिवाना ये अभियान किया जाता है 1305 ईस्वी में, ये 1308 ईस्वी में सिवाना अभियान। तो देखिए सिवाना अभियान, सिवाना पे इस समय शासक था सातल देव। अब देखिए यहां पर भी कहा जाता है कि राजपूत इसका जो शासक था भावला सरदार, जिसका नाम था सिवाना पर अभियान के दौरान भावला सरदार को अपने पक्ष में कर लेता है। भावला सरदार क्या करता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी को कई समय तक दुर्ग को भेदने में कामयाबी नहीं मिलती है तो वह उस भावला सरदार को अपने पक्ष में कर लेता है। तो भावला सरदार क्या करता है कि अंदर जो पानी पीने का जो कुंड था उसमें गो रक्त मिला देकर उसे दूषित कर देता है। तो पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है और वो क्या करते हैं, राजपूत सरदार द्वार खोलते हैं दुर्ग का और मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी साका होता है राजस्थान का, और इसमें जो राजकुमारी थी, एक तो सातल लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं यानी केसरिया प्राप्त होता है, और इसकी पत्नी मेणा दे जोहर करती है। इस प्रकार राजस्थान का एक और शाखा यहाँ पर होता है, किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसके पश्चात छठा जालोर अभियान। ये कब हुआ था, 1311। देखिए सिवाना का नाम अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर खेराबाद भी कर देता है, ये चीज भी ध्यान रखना। और कौन कौन होता है, जोहर करती है मेणा दे और सातल केसरिया करती है। जालोर अभियान 1311 ईस्वी में किया जाता है। जालोर में इस समय कौन था, कान्हड़ दे प्रभ कान्हड़ दे, यहां का शासक इस समय था कान्हड़ दे। और कहा जाता है कि इस अभियान के दौरान भी कान्हड़ दे एक राजपूत सरदार जिसका नाम था बीका के विश्वासघात के कारण फिर जलाल अलाउद्दीन खिलजी इस अभियान में विजयी होता है। और कान्हड़ दे इसकी पत्नी जेतल देवी महिलाओं के साथ जोहर करती है और कान्हड़ दे लड़ता और वीरगति को प्राप्त होता है यानी केसरिया करता है। जालोर दुर्ग का नाम जलालाबाद रखा जाता है और ये दोनों ही सौंप दिए जाते हैं कमालुद्दीन गुर्ग को, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का ही एक सेनापति माना जाता है। तो इस प्रकार आज के इस लेसन में आपने अध्ययन किया अलाउद्दीन खिलजी के उत्तरी भारत अभियान के बारे में। कल अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान के बारे में चर्चा करेंगे। एक चीज और सीधा सा है, गुजरात अभियान 1298, रणथंभौर 1301, 1303, 1305, 1308,
11 ईस्वी। ये उसके उत्तरी भारत अभियान का वर्णन है। धन्यवाद।